नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत इस वक्त दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। और आज हम बौद्धिक अक्षमता पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे रेडियो स्टेशन में। और भावना धोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। तो भावना जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार स्पेशल एजुकेशन को लेकर लगातार अच्छी अच्छी वार्ताएं कराती रहती हैं यहाँ पर। तो आज सर आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर का परिचय वगैरह थोड़ा डिटेल में आप देना चाहें। सर संजय सर क्योंकि मेरे गुरु भी हैं और एमएड में सर ने मुझे पढ़ाया है। और सर कहते हैं जो हमारा NIMH है उसका जो एमएड का पहला बैच है सर उसके स्टूडेंट रहे हैं। तो मुझे लगता है बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में सर का एक बहुत ही लंबा अनुभव है कि अगर हम भारत की बात करें तो उन व्यक्तियों में है कि जो इसमें शुरुआत से इसमें काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद जी। तो आज हम बौद्धिक अक्षमता पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक जानकारी कई बार श्रोताओं को नहीं होती है कि कितनी कितनी तरह की अक्षमताएं हैं। तो उस पर तो हम कई बार वार्ताएं कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है सर का स्पेशलाइजेशन है। तो हम सर सबसे पहले बेसिक आप बताइए कि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हम किसे कहेंगे। लर्निंग डिसेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनकी IQ 70 या 70 से कम देखी जाती है। और IQ के कम होने के कारण उनमें जो सामंजस्य व्यवहार है, जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप या अन्य व्यवहार जो है उनको करने में उन्हें कठिनाई होती है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं खासकर ये गर्भधारण से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच में ही इन्हें पता लगाया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु के उपरांत इस तरह के डिसेबिलिटी होने की संभावना नहीं मानी जाती है। लेकिन विगत 2-3 वर्षों में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के इंटरनेशनल जो परिभाषाएं उसमें कुछ चेंजेज आए हैं, जिसमें डेवलपमेंटल एज जो है 18 वर्ष ना मानते हुए उसको 21 ईयर्स तक कर दिया गया है। लेकिन भारत सरकार ने उसे अभी अधिसूचित नहीं किया है। लेकिन विश्व व्यापक जो टर्मिनोलॉजी जिसके दुनिया जिसे मानती है उसमें जो डेवलपमेंटल एज है गर्भधारण से लेकर 21 साल तक की आयु के बीच में अगर इस तरह के किसी कारणों से विकलांगता होती है जिससे उनके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी देखी जा सकती है। सर, ये बाय बर्थ होती है या ये बाद में भी हो सकती है? ये बाय बर्थ भी होती है, गर्भाधान के समय भी हो सकता है, गर्भाधान के बाद भी हो सकता है। ये कई कारण हैं इनके होने के। और लेकिन मुख्यतः जो कारण है ये गर्भाधान के पहले या बाद में देखने को ज्यादा मिलते हैं। जी, तो मतलब जेनेटिक कुछ ऐसा जेनेटिक कारण भी है जिसके जैसे कि आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, जिसमें जिसका जिसे कहा जाता है ट्राइसोमी 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम अतिरिक्त हो जाने के कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 46 जो नॉर्मल व्यक्तियों में होते हैं 47 हो जाता है, जिसके कारण बच्चा जो है मंगोल लुक लिए हुए जन्म लेता है। और उनका IQ जो है जनरली माइल्ड कैटेगरी की होती है, लेकिन कुछ बच्चों में सिवियर कैटेगरी भी देखा जाता है। अच्छा, तो सर इनकी तादाद कितनी है? कोई आंकड़ा, कोई जनगणना कहीं हुई हो? जो लास्ट सर्वेक्षण जिसमें भारत सरकार ने करा रखा था उसमें नियरली 2.5% पॉपुलेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की है। जी, तो सर ये बच्चे क्या क्लास में जाने लायक, बैठने लायक होते हैं समाज में, खुद से उठने बैठने, या कोई सपोर्ट उन्हें चाहिए? मैडम, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो इन जो समूह है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों का उसमें 70% इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों में वो माइल्ड कैटेगरी के होते हैं। माइल्ड कैटेगरी उन्हें कहा जाता है जिसका IQ 55 से लेकर 70 के बीच का है। और ये एजुकेबल कैटेगरी में रखा गया है इन्हें बच्चों को। ये शिक्षा योग्य हैं, लेकिन इनकी शिक्षा समय के साथ जो सोच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में ये माना जाता था एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा जो है क्लास 5th-6th तक की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन इधर टेक्नोलॉजी और टीचिंग मेथड्स में काफ़ी बेहतरी आने के बाद ये बच्चे क्लास 10th तक शिक्षा विथ गाइडेड एफर्ट्स और रिमीडियल एजुकेशन के थ्रू सामान्य स्कूलों में प्राप्त कर सकते हैं। और जो सीवियर प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल है जहाँ पर उनको एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग, सोशल स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स जिस एरिया में उनको डेफिसिट उनमें ट्रेनिंग देकर इन्हें तैयार किया जा सकता है। जी, तो
तो ज़्यादा तादाद जो है वो माइल्ड माइल्ड हाँ, कैटेगरी है के, ना। तो माइल्ड तब तो कैटेगरी। फिर जनरल स्कूलों में तो सर नई शिक्षा नीति में या फिर कोई ऐसे डेफिनेटली प्रावधान है ऐसी ऐसे समावेशन प्रावधान की भी जो बात हैं, है। स्पेशल एजुकेटेड अपॉइंट हो रहे हैं, हम्म, और ये स्पेशल एजुकेटेड डेफिनेटली नॉट, उनका सिर्फ इंक्लिनेशन डिसेबल बच्चों पर ही नहीं होता है, फोकस तो जनरल बच्चों पर भी होता है। और लेकिन इनके पास इतने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की कला इनमें सीख लेते हैं, जिससे ये इनकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं सामान्य बच्चों को पढ़ाने में भी काफ़ी कारगर साबित। अच्छा जी। ओके। तो सर बच्चे क्या पहुंच पाते हैं स्कूलों तक, क्या उनके पेरेंट्स या ये एक ये भी सवाल है कि डायग्नोज कब कर पाते हैं पेरेंट्स कि ये हमारा ये बच्चा। ये चुनौतियां जो है, ये सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये बच्चे पहचान लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद पहचानने के उपरांत कई तरह के पारिवारिक टर्मोइल हैं, जिसके कारण परिवार टूट सा जाता है ना। कहा जाता है कि एक बच्चा जब डायग्नोज होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या अदर डिसेबिलिटी का, कई तरह के उनमें शॉक, डिनायल, इस तरह का एडेप्टेशन स्टेजेस होते हैं। उस स्टेज को निकलते हुए फिर वो स्कूल तक पहुंचना, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, ये एक्सेप्टेंस और अनाउंसमेंट, जब प्रिडिक्शन जो डॉक्टर करता है कि बच्चा आपका डिसेबल्ड है, इन दोनों के बीच में जितना कम समय होगा एडेप्टेशन का, वो समय इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम समय होगा ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और एजुकेशन या इंटरवेंशन वो प्राप्त करें, जिससे कि उनका रिहेबिलिटेशन बेहतर तरीके से। जी 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 सर, समावेशी शिक्षा की बात तो अभी हो रही है, तो जी। उससे पहले भी क्या अवसर थे इनके लिए स्कूलों में पहुंचने की, या स्कूल इनको एडमिशन क्या देते थे? नहीं, उसके पहले उनके अवसर सीमित थे, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे स्पेशल स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करने योग्य माने जाते थे। और ये स्पेशल स्कूल गिनती के कुछ ही थे पहले, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आज से 20 साल पहले तक हार्डली 5 से 6 स्पेशल स्कूल थे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए कार्यरत थे। लेकिन धीरे धीरे अभी भी, इसका मतलब ये नहीं कि इंक्लूसिव एजुकेशन व्यवस्था के आ जाने के बाद ये स्पेशल स्कूल बंद हो गए हैं। स्पेशल स्कूल आज भी कार्यरत है, लेकिन पेरेंट्स इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट बच्चों में होलिस्टिक होता है और ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इसीलिए उनका इंक्लिनेशन जनरल स्कूल के इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन पर है। और गवर्नमेंट का एफर्ट भी काफ़ी अप्रिशिएबल है इसमें। मिड डे मील है या उनके रिटेंशन के लिए कई तरह के कार्यक्रम लोग संचालित करते रहते हैं, जिससे कि अभी अगर स्कूल कोई मना करते हैं एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई रूल है सर कि आपको लेना ही है? मतलब देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रवेश तो सभी बच्चों के लिए प्रावधान बना रखा है और उसे रिफ्यूज नहीं किया सकता। रिफ्यूजल एक ही आधार पर हो सकता है, अगर आईक्यू लेवल कम है तो वहाँ भी रिफ्यूजल नहीं है, वहाँ होम बाउंड प्रोग्राम की व्यवस्था है। उन्हें यही कहा जाएगा कि हमारे टीचर उनके घर में पहुँच करके उनको ट्रेनिंग देंगे। वो एवरी डे ना होगा तो वीकली ट्वाइस ही जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। सर ये इंटेलेक्चुअल बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे अगर पढ़ते हैं, अच्छे से उनको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो कितना काबिल बन सकते हैं, कितना सहयोग दे सकते हैं देश की तमाम सेवाओं में? मैडम, सबसे पहले तो अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और जब द मोमेंट वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वर्थ उन्हें समाज स्वीकार करने लगता है। परिवार स्वीकार तो करेगा ही, समाज स्वीकार करेगा। द मोमेंट समाज स्वीकार करने लगा तो एक एक्सेप्टेंस वाली जो नेग्लेक्ट वाली जो फीलिंग व्यापक होती थी कि इन बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता था, उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट बच्चों में ही डेवलप होने लगता है। जब अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप होता है तो लोग भी उन्हें स्वीकार करने लगते हैं कि हम वर्थ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मकता लिए हुए है, और जो अब विगत कुछ वर्षों से आरपीडी एक्ट आने के उपरांत 0.5% जॉब रिजर्वेशन में दी जाने लगी है, जिसके कारण कई बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं। तो ये उनके साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं एडेप्टेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, और स्वीकार लोग कर रहे हैं कि एक डिसेबल्ड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार हम कुछ न कुछ उत्तरोत्तर जो पुराने लोगों ने जितना सफर किया, अब थोड़ा सा कम सफर उनको करना पड़ रहा है। कि पेरेंट्स के लिए कि बहुत मतलब अच्छी बात है कि उन्हें एक सकारात्मक माहौल मिल रहा है, समाज से भी, सरकार से भी, है ना, तो परिवार से भी। विगत 20 वर्षों में काफी चेंजेज आए हैं, लेकिन जितने चेंजेज हैं उतनी चुनौतियां भी हैं।
एक पर एक चुनौतियां जो हैं, अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे अब जो आ रहे हैं, कई तरह की चुनौतियां उन्हें फेस करना पड़ रहा है। जैसे अब नौकरी है, रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन एक या दो वैकेंसी आ रही है, उसके लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का काफी फौज है। अच्छा, फौज काफी है। हाँ ये अच्छी बात वो है तो कि कम से कम है। कंपटीशन अमाउंट Competition इंटेलेक्चुअल है। डिसेबल्ड भी काफी हाई होता जा तो रहा है। सर प्राइवेट सेक्टर भी क्या कुछ इनको नहीं, प्रिफर? प्राइवेट सेक्टर तो अभी तक उस तरह का नहीं है। कुछ स्पेशल स्कूल या ऐसे या कुछ स्पेशल स्कूल ऐसे बच्चों को हायर कर रही है। कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर शॉपिंग सेंटर्स वगैरह भी इन्हें एम्प्लॉय कर रहा है, ओके, लेकिन सिस्टमेटिक एक्सपोजर जो है उसकी कमी है, कमी है। और ये सचमुच बैरियर है। सर परसेंटेज का थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए रिजर्वेशन का, ये थोड़ा सब ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब प्रोएक्टिव होकर थोड़ा प्रमोट परसेंटेज तो करने बढ़ा के नहीं लिए। कि वो गवर्नमेंट बढ़ा सकती, लेकिन हाँ, जो ईयर मार्क किए गए हैं जॉब इनके लिए, वो उन्हें समय पर मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों की पॉपुलेशन में जितने जॉब इन्हें मिलनी चाहिए थी, वो वैकेंसी रह जाती है, और नॉन फाउंड सुटेबल कहते हुए सरकार भी है, जो बोर्ड बैठती है, उन्हें किसी को सेलेक्ट नहीं कर पाती है। अच्छा। जो ये एक नकारात्मकता लिए हुए है काफ़ी। इन बच्चों को समझाना और उन्हें काउंसलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन में, जब वो क्लास 10th या किसी स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जॉब ना प्राप्त करें। ओके, तो सर ये बच्चे क्या पूरा 12th तक की पढ़ाई कर पाते हैं या इनके लिए अलग कुछ नियम है? इनके लिए 12th तक तो इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है। ओपन स्कूलिंग के थ्रू NIOS है, उसके थ्रू ये अपने सेलेक्टेड सब्जेक्ट में ये आगे बढ़ते हैं और कुछ सीख करते हुए प्राप्त करते हैं डिग्री। मतलब लेकिन इनका सिलेबस ट्रेडिशनल अलग होता अलग है या होता है। हाँ अलग होता है? क्योंकि अडेप्टेशन तो होगा ही ना, इनका curriculum सिलेबस अलग होता है, और सर। खासकर जो इनके जो टॉपिक्स भी हैं, वीविंग है या गार्डनिंग है, इस तरह के टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस ज्यादा और इस तरह का ऑप्शन NIOS ने अपने सब्जेक्ट में दे रखा है। वो कोई भी सब्जेक्ट चुने और अपने रेट्स ऑफ लर्निंग उनकी अपनी होती है, उसके हिसाब से सीखते हैं। प्रैक्टिकल बेस ज्यादा जी, लेते तो हैं मुझे ना लगता है उसमें। मैम बहुत सारी जानकारी आ गई है बौद्धिक अक्षमता पर, है ना? हम समझ गए होंगे कि क्या है एग्जैक्ट। तो कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारी डिसेबिलिटी लगभग एक जैसी भी लगने लगती हैं। तो सर लर्निंग डिसेबिलिटी को थोड़ा सा इससे कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे अलग है? लर्निंग डिसेबिलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में उनका IQ फंक्शनिंग होता है वो 70 या 70 से कम होता है, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी में IQ इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। ऐसे बच्चे का IQ इंटैक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मंदबुद्धि ही हो, तो IQ जो है 100 या 100 से अबव भी हो सकता है, लेकिन IQ नॉर्मल रेंज में होते हुए भी इन्हें लिखने, पढ़ने, गणित के सवालों को सॉल्व करने में समस्या होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली एक हिडन डिसेबिलिटी है, जिसमें लर्निंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है, और इन लर्निंग प्रॉब्लम्स के कारण ही बच्चा एक्सेल नहीं कर पाता है। तो आप कह सकते हो कि इनकी जो स्पेशल स्कूलिंग है ऑल टुगेदर डिफरेंट है देन टू इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की। तो नॉर्मल है बस हाँ, नॉर्मल IQ के लेकिन हैं उनको हम डायग्नोज आपके। करना बहुत कठिन होता होगा। नहीं, बहुत हिडन लंबे है समय के क्योंकि hidden है, हिडन है ना, कई बार लेकिन नहीं पहचे। पेरेंट्स सोचते हैं कि पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, ये नहीं समझ पाते कि कहीं उन्हें इशू इशू है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हल्द्वानी में ना सर वो नहीं होते, डायग्नोस नहीं होते, और इनका जो सर्टिफिकेट है LD नहीं बनता। तो ये भी है ना, ये ID में डाल देंगे अगर अधिकतर जी, जगहों जी। में यही समस्याएं हैं कि जी, जी, बच्चों को certification, डायग्नोस करने के जी, लिए जी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की जी। उपलब्धता नहीं होना। लेकिन अब गाइडलाइन गवर्नमेंट की आ गई है कि इनको सर्टिफाई करना है, कौन सर्टिफाई कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस काफ़ी, एक एस्टिमेट कहा जाता है मैडम, नियरली 15% स्कूल गोइंग बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम। अच्छा, 15% 15 है हर काफी स्कूल में, बहुत ही लेकिन तादाद है। आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। आइडेंटिफाई दूसरा पेरेंट्स भी नहीं स्वीकारते कि कोई और प्रॉब्लम जो है। सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है, इन्हें सचमुच में प्रॉब्लम होती है। ये इन बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट कर हो जाता है नेचुरली। लेकिन और जो बच्चे जो माइल्ड कैटेगरी के लर्निंग, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मार खाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं घर वालों से। मरते रहते हैं मतलब, नहीं तो 8th के बाद देखिएगा बहुत जी। बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 8th तक तो स्कूल पढ़ा लेता है, फिर वो 9 से नहीं लेता। बिल्कुल। तो सर मानसिक रोग और इसमें कितना अंतर है? और ये बौद्धिक अक्षमता शायद शब्द भी नया दिया है, पहले क्या बोला जाता था? पहले लर्निंग, अब लर्निंग डिसेबिलिटी को अब कहा जाता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। मेंटल इलनेस एक बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग है, जिसे ट्रीटमेंट के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। जबकि
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी एक अवस्था है, कंडीशन है, जिसे ट्रीटमेंट के थ्रू या दवाइयों के थ्रू ठीक नहीं किया सकता। ये आजीवन भर ये स्थिति बनी रहेगी। जी लेकिन हाँ, इन्हें मैनेज करने के तरीका अगर बच्चे ने सीख लिया है, कोप अप करना सीख गया है, तो वो अपने तरीके से वो इंडिपेंडेंट लिविंग जी कर सकते हैं। जी। सर एक सवाल, एक थोड़ी सी एक जिज्ञासा हो रही है कि जैसे कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम लोगों के यहाँ पर आते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई केरला से हैं, तो कुछ ऐसा देखने में आता है कि कुछ खास जगहों पे कुछ खास तरह के बच्चे ज़्यादा हैं। जैसे केरला में हाँ लर्निंग डिसेबल बच्चे ज़्यादा हैं, राजस्थान में शायद कुछ आईडी, और वो आईडी सर के ज़्यादा। डिमांड पे है। जैसे एलडी हमारे यहाँ जो ट्रेनी है जी। केरला से आते हैं क्योंकि वहाँ पे एलडी के फील्ड में ज्यादा काम होता है। और मैम राजस्थान से इसलिए आते हैं, वहाँ पे जो पोस्ट निकलती है ना गवर्नमेंट की, वो आईडी के हाँ। क्षेत्र में तो ज्यादा उसे है। ऐसा क्यों है, क्या वहाँ पे आईडी के बच्चे ज़्यादा हैं, कोई क्षेत्र का भी ऐसा इतना नहीं है सही मैडम, वो बेसिकली जो आपके बीएड के जो छात्र आ रहे हैं, वो वैकेंसीज जिस प्रकार का स्पेशल एजुकेटर उस एरिया में जिस तरीके की वैकेंसीज स्कूलों में आ रही है, तो जो डिमांड है उसी हिसाब से उनका स्पेशलाइजेशन एरिया सेलेक्ट करते हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको तो संख्या डिमांड इसी वजह से होगी कि इन लोगों की तादाद ज्यादा होगी। डेफिनेटली होगी। स्कूलों में वहाँ पर राज्य सरकार ने इस तरह सर्वेक्षण करा रखा होगा कि लेकिन इनका जेनेटिक ये सब चीजों का भूगोल से कोई मतलब नहीं है। नहीं या- मैडम, इस तरह का कोई स्टडीज नहीं है कि ज्योग्राफिकल हाँ, कुछ वो हो कि इस कारण से जी, जी, जी। बौद्धिक अक्षमता इस कम्युनिटी क्षेत्र में में या या क्षेत्र में या क्षेत्र में। रिलीजियस ग्रुप में ज्यादा हो, जी, जी। इस तरह का कोई जी। स्टडी। सर अभी पिछले कुछ एक डिकेड से हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों में उत्साह है, स्पेशल बीएड कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि खुद आपके वहाँ भी मैडम स्पेशल बीएड खासकर कुछ स्टेट्स में सरकार ने इस तरह की पॉलिसी बना रखी है कि प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर एचआई भैया और आईटी के स्पेशलाइजेशन वाले टीचर रखे जाएंगे। और जैसे दिल्ली सरकार है या राजस्थान में इस तरह की पॉलिसीज बना रखे हैं। लेकिन बिहार में भी हाल में कई स्पेशल एजुकेटर्स रखे गए हैं, उनकी भी पॉलिसी बनी है कि हर स्कूलों में एक स्पेशल एजुकेटर हो, लेकिन वहाँ 3 डिसेबिलिटी के टीचर एक ही स्कूल में रखे जाएंगे, इस तरह की पॉलिसी नहीं है। लेकिन एवरी स्कूल विल हैव 1 स्पेशल एजुकेटर विथ एनी क्वालिफिकेशन जो आरसीआई से मान्यता प्राप्त। तो ये ओपनिंग है जिससे कि काफ़ी मोटिवेटिंग जो है एस्पिरेंट्स हैं इसमें कि चलिए जॉब मिल जाएगी, क्योंकि विगत वर्षों तक या 5-6 वर्षों के पहले, कहने का मतलब है आज से 8-10 साल पहले तक इस तरह का अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था, दिल्ली सरकार को ऐसे टीचर्स का रख रहे थे। अब ये अच्छा बिगिनिंग है, और पत्राचार के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वो तो इन सर्विस टीचर्स के लिए और बेहतर हो जा रहा है, जिससे कि उन्हें एक ओपनिंग मिल जा रही है कि स्पेशलाइजेशन करते हुए जॉब पर बेहतर जॉब। बिल्कुल। सर एक सामान्य शिक्षक के बनिस्पत एक स्पेशल शिक्षक के लिए किस तरह की चुनौतियां या काम दायित्व बढ़ जाता है? एक सामान्य शिक्षक तो ट्रेन टीचर होते हैं, और एक शिक्षक है, उन्हें वो सारे कौशल हाँ उन्हें पता प्राप्त है कि उन्हें कैसे बच्चों को हैंडल करना होता है। स्पेशल एजुकेशन का ट्रेनिंग उन्हें ये एक्सपोजर देता है कि क्लास में जो बच्चे लर्निंग प्रॉब्लम्स के हैं या डिसेबिलिटी के हैं, उन्हें भी वो कैसे संभाल लें, समावेशी कक्षा कैसे हो जाए। तो एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर यह है, एक स्पेशल एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा लेने से इन बच्चों को भी मैनेज करने में एबल हो जाते हैं, और आरसीआई इन्हें रजिस्टर्ड भी कर देती है, जिससे कि वो एक रजिस्टर्ड ह्यूमन रिसोर्स के रूप में यूज हो सकें कहीं भी। जी तो मैम शायद काफी बातें हो चुकी हैं, कुछ और सवाल? हाँ फिर जब सर फिर आएंगे। तो डॉक्टर संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो भावना धोनी जी के साथ में, संजय सर के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।